हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग समसामयिकी के सीरीज़ में, करंट अफेयर की सीरीज़ में आज से प्रश्न उत्तर का भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म या तो वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेगा। तो दोनों तरीके से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चंस लगभग 500 से प्लस होंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड, अगर टॉपिक वाइज आपको देखना है, जैसे योजना, इकोनॉमिक्स, उत्तर प्रदेश, या फिर जनगणना, या फिर वन रिपोर्ट, इस तरह से टॉपिक वाइज देखना है तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग जाके करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और साथ ही अदर सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके एक बार विजिट करें और टेस्ट दें, और एक बार प्रश्नों की क्वालिटी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और अधिक लोग जुड़ सके, तैयारियों को बेहतर कर सके और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, देश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो नए केंद्र शासित प्रदेश किस तिथि से अस्तित्व में आए थे। ठीक है, सभी लोग को पता है जम्मू एंड कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश आए थे जब उनका विभाजन हुआ था। ठीक है, 370 धारा हटी थी, 35A भी हटाया गया था। तो किस दिन से ये लागू हुआ था, तो वो डेट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किस अन्य राजनीतिक पार्टी के समर्थन में से सरकार चला रही है। तो ये आंसर होगा जननायक जनता पार्टी। ठीक है, संस्थापक कौन है, तो दुष्यंत चौटाला। तो ये नई पार्टी बनी है, तो इस पर फोकस आप लोग करिएगा। जननायक जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य सहयोगी पार्टी भी है हरियाणा में। अगला है प्रश्न, वह कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां देश में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, ये पहली बार हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब जीते हुए उम्मीदवार ने उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ एबव जिसे नोटा कहा जाता है, को हराया, अर्थात दूसरे नंबर पे कोई दूसरे पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, बल्कि ये कौन था, नोटा था। तो सबसे ज़्यादा किसी एक पार्टी को वोट मिला, उसके बाद नोटा को मिला, दूसरी पार्टी को नहीं मिला। तो ये जो विधान सभा क्षेत्र है ये है महाराष्ट्र का लातूर। लातूर में दो हैं, एक ग्रामीण है और एक शहरी है। तो लातूर ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे धीरज देशमुख, इन्होंने 27,500 वोटों से नोटा को हराया। ठीक है, नोटा को, न कि किसी प्रत्याशी को। तो ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि नोटा को हराया जा रहा है, फर्स्ट जो उम्मीदवार है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, केरल में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली किस भारतीय नन को, ठीक है, उनके निधन के बाद लगभग 93 वर्ष बाद, ठीक है, निधन के 93 वर्ष बाद संत की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये मरियम थ्रेसिया। ठीक है, मरियम थ्रेसिया कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह के प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मरियम थ्रेसिया है जिन्हें हाल ही में अक्टूबर 2019 में संत की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिटेल हैं तो देख लेते हैं। इनका जन्म 26 अप्रैल 1876 को केरल के त्रिशूर में हुआ था और निधन 1926 को हुआ था। ठीक है, मुख्य काम इनका क्या था, कांग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर ऑफ द होली फैमिली की स्थापना इन्होंने करी थी। और इनके अलावा भारत में हुए अन्य 4 संत कौन कौन हैं, तो सिस्टर अल्फोंसा मुत्ता थियोदथू 2008 में, फादर कुरियाकोकस एलियास चावस, सिस्टर इफारसिया इलुआंथिंगल और मदर टेरेसा 2016। ठीक है, तो ये 4 ही हैं जिन्हें संत की उपाधि पोप के द्वारा दी गई है। ठीक है, जो वेटिकन सिटी में जो पोप हैं वही संत की उपाधि प्रदान करते हैं ईसाई धर्म में। तो ये 4 हैं भारत के, और ये चौथी थी मरियम थ्रेसा, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। अगला प्रश्न है, हरियाणा के हिसार जिले में, किस जिले में, तो हिसार जिले में स्थित कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, क्या पहली बार हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो था
जो वहाँ पे युगल समाधि मिली है, ठीक है, युगल समाधियाँ मिली है वहाँ पे, मतलब महिला और पुरुष एक साथ दफनाए गए थे। तो ऐसा पहले किसी भी खुदाई में नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है, उस ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल के दौरान। तो ये जगह राखीगढ़ी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो हरियाणा में है, और अगर जिला पूछ लेगा आपको तो हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पहली बार पुरुष और महिला के एक साथ कब्र मिली है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री की दृष्टि से भी और करंट की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा ध्यान रखिएगा, स्तर बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अभियान, एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा समग्र उन्नति पहल, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निष्ठा, ठीक है। निष्ठा को नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। विश्व में अपनी तरह के इस सबसे बड़े, ठीक है, सबसे बड़े की बात हो गई तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ये भी ध्यान रखिएगा। तो निष्ठा किससे संबंधित है, तो शिक्षक प्रशिक्षण से है, ठीक है, ना कि स्टूडेंट के ट्रेनिंग से, ये टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। तो निष्ठा का एक तो पहली बात आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। दूसरी बात ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है शिक्षकों के शिक्षा से, और साथ ही कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो नई दिल्ली से, ठीक है। उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है, इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं, विद्यार्थियों में गहन चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न पहलुओं से जुड़े उनके कौशल में वृद्धि है, ठीक है। मतलब टीचरों को सिखाया जाएगा बच्चों में जो एक इनोवेशन की जो एक क्वालिटी है उसको डेवलप करने का, ठीक है। तो ये टीचरों के लिए है, तो आप लोग बिल्कुल इससे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC आप लोग को पता है कि सूची जारी की गई है, ये राज्य कौन सा है, आंसर होगा असम। NRC असम में वैध भारतीय नागरिकों की पुष्टि से संबंधित है, जिसे वर्ष 1951 में पहली बार तैयार किया गया था, ठीक है। तो पहली बार NRC कब तैयार किया गया था, तो 1951 में। बस 2019 में इसके नवीनीकरण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हुआ। फिलहाल असम देश का अकेला राज्य है, ठीक है, अकेला है, ठीक है, सिंगल है, तो ये इम्पोर्टेंट है जहाँ NRC की व्यवस्था है, ठीक है। अभी भी NRC केवल कहाँ पे है, तो असम में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है नई दिल्ली में नवंबर 2019 में संपन्न 5वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की थी, ठीक है। तो दोनों के जो कंट्री हेड हैं वही किए थे, एंजेला मार्केल चांसलर है जर्मनी के, जो वहाँ के हेड होते हैं कंट्री के, और नरेंद्र मोदी जो अपने यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, इन्होंने इस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 1-2 नवंबर 2019 को भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने शहरी क्षेत्रों में हरित परिवहन के लिए भारत को कितनी धनराशि का आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की इच्छा जताई थी, ठीक है। तो किस में इन्होंने आर्थिक सहयोग देने की बात कही थी, तो हरित परिवहन में, ठीक है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करने की इच्छा थी एंजेला मार्केल की, जो जर्मनी के चांसलर हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्मनी की चांसलर कौन है, तो एंजेला मार्केल। तो 1 अरब यूरो की बात इन्होंने करी थी, ठीक है। अगला देखते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, प्रश्न है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की नवंबर 2019 में भारत यात्रा के दौरान हुए एक समझौते के तहत भारत में मालों की ढुलाई के लिए बांग्लादेश के किन 2 बंदरगाहों का परिचालन किया जाएगा, ठीक है। भारत में मालों की ढुलाई के लिए बांग्लादेश के 2 बंदरगाहों का प्रयोग किया जाएगा, वो कौन कौन से हैं, चटगांव और मंगला बंदरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चटगांव और मंगला बंदरगाह जो बांग्लादेश का है उसको भारत माल ढुलाई के लिए यूज कर सकता है, ऐसा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, शेख हसीना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की किस नदी से भारत में त्रिपुरा के सबरूम शहर, ठीक है, कौन सा शहर है, सबरूम शहर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की का भी एक समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सबरूम शहर को पानी की व्यवस्था कराएगा बांग्लादेश,
और उसकी किस नदी से पानी इनको उपलब्ध कराया जाएगा, तो फेनी नदी से। ठीक है, फेनी नदी कहाँ है, तो बांग्लादेश में बहती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसको इससे लाभ होने वाला है, तो त्रिपुरा को लाभ होने वाला है। जो मेनली जो उसका मुख्य शहर कौन है, सबरूम, वहाँ पे लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चटगांव, मंगला बंदरगाह और फेनी रिवर, ये बांग्लादेश समझौते के दौरान हुआ था। तो तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंडन टेग चेनलिंग मठ कहाँ पे है। ठीक है, प्रश्न है गंडन टेग चेनलिंग मठ कहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा इसका, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। तो आपको एक और पॉइंट मिल गया, मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे है, उलान बटोर में। ठीक है, अक्सर राजधानी या तो मैच करने के लिए दे देता है या डायरेक्ट पूछ लेता है। जो चर्चा में होती हैं जो कंट्रीज़, कहीं ना कहीं भारत से उसका रिलेशन होता है कुछ न कुछ, तो वो कंट्री की राजधानी अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। जर्मनी की भी राजधानी आप लोग याद रखेंगे, बर्लिन। ठीक है, इस तरह से पॉइंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बिल्कुल इंडिया से रिलेटेड पॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट उठा के पूछ लेते हैं, वही पॉइंट वो उठाते हैं जो चर्चा में होते हैं, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होते हैं इंडियन लोगों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये गंडन टेग चेनलिंग मठ कहाँ पे है, तो मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर में है। इनके राष्ट्रपति कौन है, तो खालगा मागीन बटुल्गा। ठीक है, इनकी यात्रा थी 19 से 23 सितंबर 2019 की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मिलकर गंडन टेग चेनलिंग मठ में भारत द्वारा स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया था। ठीक है, तो ये जो बौद्ध की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित की गई और भारत द्वारा स्थापित की गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में किस देश में भारत ने उसके मठ में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे और मठ का नाम आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 से 29 अक्टूबर 2019 को संपन्न सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उत्तर, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम सम्मेलन में भाग लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आपको मिल गए कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम कहाँ पे आयोजित किया था। ठीक है, तो वो हुआ था सऊदी अरब में, और कौन भाग लेने गया था भारत की तरफ से, तो प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अमेरिका की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या था। ठीक है, तो भारत ने वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित किया था अपना सब्जेक्ट, हर कंट्री को होता है तो अपना करते हैं। तो भारत का जो सब्जेक्ट था, नेतृत्व मामले समकालीन समय में गांधी की प्रासंगिकता। ठीक है, तो गांधी जी की कितनी प्रासंगिकता है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, उनका कितना महत्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। हमेशा वो इम्पोर्टेंट रहे हैं, चाहे वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे करंट में भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वो रिलेट हो रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। 150वीं जयंती मनाई गई है गांधी जी की, ये भी ध्यान रखिएगा 2019 में। और संयुक्त राष्ट्र में भी जो सब्जेक्ट था वो गांधी जी पे ही वहाँ पर रखा गया था भारत द्वारा। अगला है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की किस संस्था ने ग्लोबल गोलकीपर्स गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, तो ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड किससे मिला पहली बार, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और किसने सम्मानित किया, तो वो था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है जो उनकी वाइफ चलाती हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से, जो वेलफेयर में लगा हुआ है, समाज सेवा में ये संस्था पूरी तरह से समर्पित है। तो इस संस्था ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड दिया है, ग्लोबल गोलकीपर्स गोल्ड अवार्ड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में सबसे बड़े प्रांत टेक्सास
कि ह्यूस्टन शहर में NRG स्टेडियम में, स्टेडियम आप ध्यान रखिएगा, NRG स्टेडियम में टेक्सास इंडिया फोरम द्वारा, वहाँ का लोकल एक क्लब होगा इस तरह से, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री का वो साथ सम्मेलन था, तो जिसको नाम दिया गया था हाउडी मोदी। ठीक है, हाउडी मोदी नाम दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और किस स्टेडियम में अमेरिका के कराया गया था, तो NRG स्टेडियम में। और उसका प्रांत कौन था, तो टेक्सास। जो ये पॉइंट आपको ये भी मिल गया कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो टेक्सास। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नेवादा को या कैलिफोर्निया को लगा के चले जाएंगे। ठीक है, तो टेक्सास सबसे बड़ा प्रांत है अमेरिका के, वहीं पे हाउडी मोदी कार्यक्रम संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में जहाँ बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया था उस क्षेत्र में, तो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे। तो रूस के सुदूर पूर्व व्लादिवोस्तोक में 4-5 सितंबर 2019 को 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, साथ ही पूर्वी आर्थिक फोरम की 5वीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो ये भी देख सकते हैं, पूर्वी आर्थिक फोरम की बैठक कहाँ हुई, तो रूस में हुई, और उसकी अध्यक्षता कौन की, तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे भारत और रूस का वार्षिक सम्मेलन भी हुआ। आप शहर का नाम भी याद रख सकते हैं, व्लादिवोस्तोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया, तो ये है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड द अपोस्टल। ठीक है, कौन सा सम्मान है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ठीक है, तो अवार्ड का नाम दे के पूछ भी सकता है कि ये अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, नाम दे देगा, या फिर ये अवार्ड किस देश से संबंधित है। ठीक है, या फिर रूस ने हाल ही में प्रधानमंत्री जी को किस अवार्ड से नवाजा है। तो अवार्ड्स का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे PM की बात है। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2019 को किस देश के बाजार में रुपे कार्ड जारी किया। ठीक है, तो रुपे कार्ड कहाँ पे जारी किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। UAE में भारत ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है वहाँ की मार्केट में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में UAE और बहरीन द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो UAE हम लोग अभी पहला पढ़ चुके हैं, रसिया, UAE और बहरीन 2 और हैं जिन्होंने अपने श्रेष्ठ पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो UAE ने दिया है ऑर्डर ऑफ जायद। ठीक है, नाम याद रखेगा, UAE का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो वैसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला है बहरीन, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनाइसांस। ठीक है, रिनाइसांस, ये ध्यान रखिएगा, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनाइसांस, ये है बहरीन का पुरस्कार, और ऑर्डर ऑफ जायद UAE का पुरस्कार है। दोनों प्रधानमंत्री जी को मिला है, और साथ में रशिया का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगली जो चर्चा में प्रश्न रहा, मोंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो ये है ग्लायोंग शोखांग, भूटान में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चर्चित परियोजना चर्चा में रही है। ठीक है, मोंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भूटान में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 1 से 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुए मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते UNCCD में सम्मिलित देशों का 14वें सम्मेलन COP14। ठीक है, तो COP14 कहाँ पे हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ये किससे संबंधित था, तो मरुस्थलीकरण से निपटने से संबंधित था। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, COP14। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 ये था, इसका थीम था रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। ठीक है, रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। ठीक है, अगला है प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2019 में किन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा एक साथ संपन्न की। ठीक है, तो ये 3 यूरोपीय देशों की आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है राजधानी। ठीक है, पहला है आइसलैंड,
दूसरा है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा स्लोवेनिया। ठीक है, तीनों देशों की राजधानी ज़रूर आप एक बार याद रखेंगे, देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, चर्चा में है। ठीक है, और यात्रा भी रामनाथ कोविंद ने की, बहुत कम यात्रा करते हैं, तो जहाँ करते हैं अब वहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और स्लोवेनिया में ये गए थे सितंबर 2019 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 11 से 12 अक्टूबर 2019 को दूसरी भारत चीन औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? तो आंसर क्या है? मामल्लापुरम में। ठीक है, मामल्लापुरम कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में चेन्नई तट से लगभग 57 किलोमीटर दूर स्थित तटीय शहर मामल्लापुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, यूनेस्को का धरोहर स्थल है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्थल है, तो चर्चा में भी तो पूछ सकता है ये कहाँ पे है। ठीक है, ये यूनेस्को के धरोहर में शामिल है कि नहीं है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। यूनेस्को ने 1984 में मामल्लापुरम को विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। G7 का 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? G7 का 45वां शिखर सम्मेलन तो ये बियारित्ज में हुआ था, जो कहाँ पे है? तो फ्रांस का समुद्र तटीय शहर है ये। ठीक है, 46वां कहाँ होने वाला है? तो अमेरिका में आयोजित होगा। ठीक है, G7। ठीक है, ध्यान रखिएगा, G7 का सम्मेलन फ्रांस में हुआ है, उसके एक शहर है बियारित्ज में। ठीक है, अगला होने वाला है अमेरिका में। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिए, अक्सर पूछ लेता है। अगला है गरीबी पर लिखी 3 पुस्तकें। गरीबी पे लिखी 3 पुस्तकें, पहले पुस्तकें देख लेते हैं कौन कौन है। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, पहली है अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी। दूसरा है पुअर इकोनॉमिक्स, द रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी। थर्ड है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट। ठीक है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट। 3 बुक्स इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों बुक किसकी हैं? तो अभिजीत बनर्जी, भारतीय मूल की अमेरिकी अभिजीत बनर्जी तथा उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमेरिका के अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ को मिला है, और साथ में अमेरिका के भी उसमें अर्थशास्त्री शामिल हैं। ठीक है, माइकल क्रेमर। तो ये 3 लोग तो थे नोबेल से संबंधित, और ये जो 3 बुक्स लिखी गई है, ठीक है, ये अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखी गई हैं। तीनों बुक्स के नाम आप रख लीजिए, एग्जाम में आपको में भी देखने को मिल सकता है कोई न कोई बुक। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, दूसरा पुअर इकोनॉमिक्स, तीसरा शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट। ठीक है, सारी पुस्तकें अभिजीत बनर्जी लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत ही वेलफेयरिंग इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स के बजाय एक डायनेमिक मेथड यूज़ करते हैं, या फिर एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं ये पॉवर्टी को कम करने के लिए, और काफ़ी यूज़फुल होता है इसको। तो आप ये फेमस भी हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, सितंबर 2019 में हुई वह कौन सी पाइपलाइन परियोजना है जिसके जरिए भारत बरौनी स्थित रिफाइनरी से प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति नेपाल को करेगा? ठीक है, तो कई पॉइंट तो यहीं पे आपको मिल गए। ठीक है, कि बरौनी रिफाइनरी कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ये इसको सप्लाई कहाँ जाती है? तो नेपाल में जाती है। यहाँ से कितनी जाती है? तो 20 लाख टन पेट्रोलियम उत्पाद जाती है। ठीक है, तो इस पाइपलाइन परियोजना का नाम देख लेते हैं जो बरौनी से नेपाल गई है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, नाम याद रखिएगा। यह दक्षिण एशिया में 2 पड़ोसी देशों के बीच सीमा के आर पार बनी पहली पाइपलाइन है, पहली, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साउथ एशिया में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसा भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। पाइपलाइन का नाम क्या है? मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2019 को मुंबई में स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी INS खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आपको यही मिल गया। सॉरी, INS खंडेरी को भारतीय जो है कि नौसेना में कब शामिल किया गया है? तो 28 सितंबर को।
नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली अत्याधुनिक पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, ये दूसरी है खंडेरी, पहली कौन है? तो कलवरी, INS कलवरी। ठीक है, ये अत्याधुनिक पनडुब्बी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे INS खंडेरी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है INS नीलगिरी क्या है? INS नीलगिरी क्या है आपको बताना है। तो ये है स्टील्थ फ्रिगेट्स, रडार को मात देने वाला युद्धपोत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, INS नीलगिरी ये एक ऐसा युद्धपोत है जो रडार से बच निकल सकता है। ठीक है, इसकी ऐसी बनावट है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है स्टील्थ फ्रिगेट्स। ठीक है, अगला है प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत के आयनीकृत हिस्से आयनोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा, ठीक है, नासा द्वारा आयनोस्फीयर, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। और प्रक्षेपित सैटेलाइट का नाम क्या है जो आयनोस्फीयर का अवलोकन करेगा, वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा उसको? तो इसका नाम है आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर आइकॉन सैटेलाइट। ठीक है, शॉर्ट में आइकॉन सैटेलाइट आपसे पूछ सकता है किससे संबंधित है। अगर पूरा फुल फॉर्म नहीं दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये आयनोस्फीयर से के स्तर की जांच करने के लिए है, उसके संबंधित तथ्यों को समझने के लिए है, और साथ ही ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नासा के द्वारा। फ्रांस से भारत को मिले पहले मीडियम मल्टी रोल्ड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट रफाल का नाम RB-001 किसके संक्षिप्त नाम पर रखा गया है? RB-001 किसके संक्षिप्त नाम पर रखा गया है? देखते हैं, राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया? रफाल का नाम यहाँ पे क्या होगा? RB-001। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना प्रमुख, रफाल विमान समुद्र में अहम भूमिका निभाने के कारण इनको ये सम्मान एक तरह से दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, RB-001 आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको वहाँ पे राफेल टिक कर देना है, रफाल टिक कर देना है। ठीक है, देश का पहला हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो नोएडा में। ठीक है, हैवी, ठीक है, कहाँ पे है? नोएडा में। देश का पहला हैवी हॉल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो जाता है और पहला है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त किस तिथि को घोषित कर दिया गया? भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया, वो डेट था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 को सरकार द्वारा भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, देश का पहला भारतीय कौशल विकास संस्था, पहला है, इम्पोर्टेंट क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर फर्स्ट है तो। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट IISD कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुंबई में। ठीक है, इस संस्थान की स्थापना टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट की मदद से की जा रही है। ठीक है, तो भारत के पहले भारतीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार के 2 और संस्थान अहमदाबाद और कानपुर में भी स्थापित होंगे। ठीक है, तो पहला मुंबई में, उसके बाद दूसरे तीसरे अहमदाबाद और कानपुर में स्थापित होंगे, और करेगा कौन? तो टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पहला है भारतीय कौशल विकास संस्थान IISD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगला है, देश का पहला नया स्मार्ट औद्योगिक शहर का नाम क्या है? नया, और कहाँ पे है? तो आंसर है औरंगाबाद औद्योगिक शहर। ठीक है, औरंगाबाद औद्योगिक शहर, यह शहर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है और दिल्ली मुंबई गलियारे का हिस्सा है। ठीक है, तो देश का पहला है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस नया स्मार्ट औद्योगिक शहर, ठीक है, न्यू स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी कौन है? तो औरंगाबाद, ध्यान रखिएगा। अगला है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए देश की अब तक की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अत्याधुनिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है,
और अब तक भारत की सबसे बड़ी है ये, ठीक है, सबसे बड़ी है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये है सिलखेड़ा गांव, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश में। तो सिलखेड़ा में स्थापित की गई है, जिला कौन सा है, सीहोर, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक, ठीक है, मॉडर्न वायुमंडलीय प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। अब तक लगभग 450 स्पेक वॉक में 18 अक्टूबर 2019 का ऐसा पहली बार हुआ है जब केवल महिलाओं ने ही अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, ठीक है, केवल पहली बार हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, केवल महिलाओं ने वहाँ पे चहलकदमी की है, वहाँ पे कोई पुरुष नहीं था। इस ऐतिहासिक स्पेक वॉक को ऑल वीमेंस स्पेस वॉक नाम दिया गया है, ठीक है, ऑल वीमेन स्पेस वॉक नाम दिया गया है। इसमें भाग लेने वाली नासा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रियों के नाम कौन कौन हैं, तो क्रिस्टीना कोच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जेसिका मीर समुद्री जीव विज्ञानी, इनको ध्यान रखिएगा, जेसिका मीर और क्रिस्टीना कोच यही दो महिला थीं जिन्होंने स्पेस में विदाउट पुरुषों के वहाँ पे चहलकदमी की है, ठीक है, और इसको एक नाम भी दिया गया है, ऑल वीमेन स्पेस वॉक। अगला देखते हैं, रूस द्वारा आर्कटिक महासागर में शुरू किए गए पहले तैरते परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर में पहला परमाणु रिएक्टर, वो भी तैरता हुआ फ्लोटिंग, कौन स्टार्ट किया है, तो रशिया, और उसका नाम क्या है, अकादमिक लोमोनसोव, ठीक है, अकादमिक लोमोनसोव क्या है, तो ये तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर है और ये रशिया द्वारा स्टार्ट किया गया है। और किस जगह स्टार्ट किया गया है, तो आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक ओशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत की पेट्रोनेट LNG कंपनी ने अमेरिका की किस प्राकृतिक गैस कंपनी के साथ सितंबर 2019 में एक समझौता किया जिसके तहत पेट्रोनेट तथा उसकी सहायक इकाइयां अमेरिका से वार्षिक 50 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आयात करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका से आयात का समझौता हुआ है, तो टेल्यूरियम इंक और पेट्रोनेट LNG कंपनी, ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है LNG को लाने के लिए, ठीक है, अमेरिका से। अगला है, आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मनी के संगठन वर्ल्ड हगर हिल्फे द्वारा संयुक्त से तैयार वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है, की रिपोर्ट जारी की गई। 117 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो 102वां स्थान है, ठीक है। तो विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102वां है, जो कितनी बदतर स्थिति है आप देख सकते हैं, 117 में 102वें नंबर पे भारत है, ठीक है, तो कितनी कठिन परिस्थिति है आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 68वें नंबर पे, ठीक है, पहला सिंगापुर और दूसरा अमेरिका, तीसरा हांगकांग, ठीक है। तो वैश्विक जो कॉम्पिटिटिवनेस रैंक है, सूचकांक है, उसमें भारत का नंबर 68वां है। अगला है, स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्टिंग 2019 के अनुसार देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन में सबसे स्वच्छ कौन सा है, तो जयपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। ये भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे है जो सर्वेक्षण में बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से तैयार किए गए स्कूल गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, तो नीति आयोग ने विश्व बैंक के सहयोग से और साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है डेटा जो संबंधित है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता से में देश के 20 बड़े राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष पे कौन है, तो केरल, ठीक है, केरल सबसे शीर्ष पे है और उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे अंतिम स्थान है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का आखिरी है और केरल फर्स्ट नंबर पे है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 के मामले रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो भारत, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 पे है, ठीक है,
यहाँ पे 1.75 करोड़ प्रवासी आबादी है। ठीक है, क्या इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या के मामले में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या मतलब भारत के प्रवासी सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1 पे है। प्रश्न है, उपभोक्ता वस्तुओं की बहुराष्ट्रीय कंपनी हार्पिक द्वारा देश का पहला टॉयलेट कॉलेज कहाँ पे स्टार्ट किया गया। तो पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नाम है टॉयलेट कॉलेज। ठीक है, जो कि अच्छी इनिशिएटिव लग रही है, टॉयलेट कॉलेज। औरंगाबाद महाराष्ट्र, जो भारत का पहला नया स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है, वहीं पे टॉयलेट कॉलेज स्थापित किया गया है, किसके द्वारा, तो हार्पिक कंपनी के द्वारा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2019 में किस धार्मिक स्थल को देश का सबसे स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया। तो आंसर है माता वैष्णो देवी धाम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ साथ शेयर भी करिए। ठीक है, तो माता वैष्णो देवी धाम को सबसे स्वच्छ जो है कि धार्मिक स्थल का अवार्ड दिया गया है। अगला है, देश की पहली मेट्रो लाइट किस शहर में चलाए जाने की मंजूरी दी गई है। मेट्रो लाइट, ठीक है, प्रश्न है ये, तो दिल्ली में स्टार्ट की जाएगी, कीर्ति नगर से द्वारिका सेक्टर 25 तक। ठीक है, तो पहली है तो ध्यान रखना है, मेट्रो लाइट कहाँ पे चलाई जाएगी, तो दिल्ली में चलाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, मेट्रो लाइट। प्रश्न है, राजस्थान के लिए किस शहर में स्थित नाना भाई पार्क में पक्षियों के लिए 50 फीट ऊंचा आश्रम घर बनाया गया है। तो राजस्थान का शहर है डूंगरपुर में पक्षियों के लिए एक आश्रम बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे, नाना भाई पार्क में। अगला प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है। तो इंदौर है। ठीक है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर देश का कौन है, तो वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है। तो ये कौन है, उत्तराखंड सरकार, जहाँ की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। ठीक है, पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत है। इन्होंने कक्षा 1 से 8 तक संस्कृत भाषा अनिवार्य कर दिया है, आपके कोर्स में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सबको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तराखंड की द्वितीय लैंग्वेज भी है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला है, देश की पहली इम्पोर्टेंट पेपरलेस विधानसभा किस राज्य में निर्मित की गई है। तो झारखंड। ठीक है, पेपरलेस यहाँ पे काम होंगे। ठीक है, सब डिजिटली तरीके से होगा। ये कौन है, तो झारखंड विधानसभा। असम के बाद देश का कौन सा राज्य, जहाँ असम के बाद मतलब असम नंबर 1 पे है यहाँ पे। दूसरा राज्य जहाँ के मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर 2019 को राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका NRC लागू करने की घोषणा की। ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि पहला और एकमात्र था असम जिन्होंने NRC लगाया था जिसने, लेकिन अब हमको सेकंड स्टेट मिल गया। तो ये कौन है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा दूसरा राज्य हो गया जो NRC लागू करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज, बायोमेट्रिक सेलर्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डेटा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। तो भारत। ठीक है, पहला देश है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला ऐसा देश है जो सेलर हैं, जो नाविक लोग हैं, उनको बायोमेट्रिक के थ्रू इजाज़त दी जाएगी उनको मछली वगैरह पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, देश का पहला इम्पोर्टेंट फिर हो गया, केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान किस राज्य में स्थापित करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। तो गुजरात में। गुजरात में पहला केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, बेबी फीडिंग रूम की शुरुआत करने वाला देश का पहला विरासत स्थल कौन सा है। तो ये है ताजमहल। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है। ठीक है, तो पहला है तो इम्पोर्टेंट है, बेबी फीडिंग रूम ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये जो ताजमहल है वहाँ का जो प्रशासन है उसके द्वारा एक अलग से रूम बनाया जाएगा जहाँ पे बेबी को फीडिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं, याद रखिएगा इसको, ताजमहल आगरा। किस देश में सरकार द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक की वॉयस कॉल पर टैक्स लगाने के खिलाफ अक्टूबर 2019 में हिंसक प्रदर्शन हुए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
ठीक है। देखिए सोशल नेटवर्किंग का टाइम है, अगर उस पर टैक्स लगा दिया गया, मतलब आपको फ्री कॉलिंग की सुविधा नहीं दी गई, चैट के लिए भी पैसे लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किए और इसके साथ इतनी भारी मात्रा में वहाँ पे उपद्रव हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये है लेबनान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन इंटरनेशनल का बन सकता है। ठीक है, अगला है प्रश्न, वृंदावन और वाराणसी में विधवाओं से जुड़े टैबू पर आधारित कौन सी फिल्म है जिसमें अभिनय के लिए अभिनेत्री नीता गुप्ता को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सितंबर 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो फिल्म जो शॉर्ट फिल्म है द लास्ट कलर। ठीक है, द लास्ट कलर। निर्देशक कौन है? विकास खन्ना है। तो इसमें जो काम करने वाली अभिनेत्री थी नीता गुप्ता, इनको इंटरनेशनल जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है जो बोस्टन में होता है वहाँ पे इनको बेस्ट जो है कि एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, वृंदा और वाराणसी में विधवाओं से जुड़ी ये मूवी बनाई गई है, इसका सब्जेक्ट। अगला है प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर उनकी रचनाओं के संग्रह का विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन किया? तो ये है यूनेस्को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुरु नानक देव द्वारा जो भी रचनाएं की गई है उसको कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाएगा, तो ऐसा यूनेस्को ने प्रस्ताव किया है और उसका वो प्रकाशन करेगा। अगला प्रश्न है, बहामास में सितंबर 2019 में आए समुद्री तूफान का नाम क्या है? तो डोरियन। ठीक है, बहामास में डोरियन समुद्री तूफान आया था। अगला प्रश्न है, रेहड़ी पटरी कानून लागू करने वाले देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? तो रेहड़ी पटरी कानून जो गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था उसको सबसे पहले दिल्ली ने इसको लागू किया था। ठीक है, पहला इम्पॉर्टेंट है, पहला विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2019 को। 7 अक्टूबर 2019 को विश्व का पहला कपास दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अक्टूबर 2019 में शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो प्रकाश। तो प्रकाश पोर्टल किससे संबंधित है? तो कोयला से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि एक खानों से, ठीक है, खानों से जो उत्पादन संयंत्र हैं, ऊर्जा उत्पादन उनके यहाँ पहुँचाया जाएगा और उसी पोर्टल के माध्यम से वो आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, जो वो बेचने वाले होंगे और जो खरीदने वाले होंगे। ठीक है, लेन देन करेंगे। तो ये प्रकाश पोर्टल कोयला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस संस्थान ने भारत के दिमाग को, ठीक है, भारत के नहीं भारतीय के दिमाग को लेकर एक इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? भारत में पहली बार, ठीक है, पहली बार इम्पोर्टेंट किस संस्थान ने? तो आईआईटी हैदराबाद ने एक भारतीय के माइंड को लेके, दिमाग को लेके इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है। तो इंडियन ब्रेन एटलस तैयार करने वाला पहला जो संस्थान है भारत का वो है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। दुनिया का जो है कि पहली क्लोन गाय का नाम क्या था? ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। कागा, पहली क्लोन गाय। क्लोन गाय पहली कौन है? तो कागा है। जापान के इशिकावा प्रांत के मवेशी अनुसंधान केंद्र में जुलाई 1998 में जन्मी इस गाय की 9 अक्टूबर 2019 को मौत हो गई। ठीक है, तो पहली गाय थी, अभी इसकी डेथ हो गई तो चर्चा में है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कागा दुनिया की पहली क्लोन गाय है जो अब जापान में बनाई गई थी, मतलब हाँ एक तरह से कह सकते हैं। प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने 17 सितंबर 2019 को ओडिशा में किस लड़ाकू विमान को हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का, ठीक है, अस्त्र है यहाँ पे, अस्त्र का सफल परीक्षण किया? तो ये है सुखोई 30 MKI। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अस्त्र की कहाँ से कहाँ तक वार करता है? तो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। वयस्कों में होने वाले दुर्लभ किस्म की माइलोफाइब्रोसिस नामक, माइलोफाइब्रोसिस रोग का नाम याद रखेंगे, नामक बोन मैरो कैंसर है ये। ठीक है, बोन मैरो कैंसर है कि नई दवा खोज निकाला गया है जिसको मंजूरी भी दे दी गई है। तो ये है इनरेबिक मेडिसिन जो है कि अमेरिका द्वारा खोजी गई है, जो माइलोफाइब्रोसिस बीमारी है जो बोन मैरो से संबंधित है। तो ये बहुत ही उपयोगी होगा उनके लिए, ध्यान रखिएगा। भारत के किस महिला
ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी को दोहा में 25 सितंबर 2019 को विश्व एथलीट संचालन संस्था IAAF द्वारा 52वें IAAF कांग्रेस के दौरान वेटरन पिन से सम्मानित किया। ठीक है, अनुभवी पिन से सम्मानित किसे किया गया है? PT ऊषा को। ठीक है, तो 20 एथलीट्स ने ये पुरस्कार दिया है, तो चर्चा में है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विदेश में किसी भी मतलब भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, अभी तो कोई महिला ही नहीं तैनात हुई थी। सैन्य राजनयिक का नाम क्या है? सैन्य राजनयिक भारत की ओर से पहली बार अंजलि सिंह को वहाँ पे तैनात किया गया है। MiG-29 लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षित विंग कमांडर अंजलि सिंह ने रूस में भारतीय दूतावास में 10 सितंबर 2019 को डिप्टी एयर अताशे के रूप में पदभार संभाला। तो अंजलि सिंह ये रूस में भारतीय दूतावास में पद संभाली हैं और भारत की पहली सैन्य राजनयिक महिला हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है यमन के हुदैदा शहर में UN मिशन के प्रमुख कौन हैं? तो अभिजीत गुहा। ठीक है, तो अभिजीत गुहा हैं UN के हुदैदा शहर में, जो है कि UAE के UN लिखा है। मिशन के प्रमुख कौन है? तो अभिजीत गुहा, इनका ध्यान रखिएगा, यमन के हुदैदा शहर। अगला है मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है? तो कुमार संगकारा। ठीक है, इनका दोबारा कार्यकाल रिटेन किया गया है, ध्यान रखिएगा। पहले अश्वेत जो है कि अध्यक्ष हैं कुमार संगकारा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को हरियाणा खेल विश्वविद्यालय सोनीपत का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? ये हैं कपिल देव। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम में किस पूर्व कप्तान को हरियाणा खेल विश्वविद्यालय सोनीपत का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया है इनको। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी को आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रश्न है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की किसी राज्य इकाई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो रूपा गुरुनाथ। ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की किसी राज्य इकाई की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है इनको, रूपा गुरुनाथ को। तो ये हैं तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहली हैं तो कहाँ की बनाई गई हैं? तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की। इनका नाम क्या है? रूपा गुरुनाथ। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष हैं किसी भी BCCI के राज्य बोर्ड की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रांस की सबसे पुरानी 1200 किमी लंबी साइकिल रेस लगातार साइकिल चलाकर पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनिल पुरी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भारतीय हैं अनिल पुरी जी हैं, जो 1200 किलोमीटर की साइकिल रेस लगातार चला के, ठीक है, जीते हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2019 में देश की पहली आदिवासी महिला व्यावसायिक पायलट बनने वाले अनुप्रिया लाकड़ा कहाँ की निवासी हैं? पहली आदिवासी महिला व्यावसायिक पायलट बनी हैं अनुप्रिया लाकड़ा। ये जो है कि उड़ीसा से संबंध रखती हैं और वही कहाँ से, जहाँ पे नक्सल प्रभावित ज़िला है, ठीक है, मलकानगिरी जो नक्सल प्रभावित है, वहाँ से निकल के ये बहुत ही स्ट्रगल के बाद पहली आदिवासी महिला बन पाई हैं। ठीक है, अगला है नक्सल प्रभावित मलकानगिरी तो हो गया। ठीक है, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट में 20 वर्ष का करियर पूरा करने वाले दुनिया के पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो मिताली राज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहली हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पुरुष तो कई किए होंगे, लेकिन 20 साल का क्रिकेट करियर पूरा करने वाली महिला मिताली राज हैं। ठीक है, जो भारत की महिला क्रिकेट के संबंध रखती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। ठीक है, तेजस से उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो फ्रेंड, ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड जल्दी आएगा, अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब भी करें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियो की PDF अवेलेबल है। तो ज़रूर एक बार आप वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड करें, बार बार रिवाइज़ करें। रिवाइज़ ही एग्ज़ाम में सक्सेस की सफलता का मुख्य वजह बन सकती है, क्योंकि बिना रिवीजन के
तथ्य आप याद नहीं कर सकते हैं तो बार बार पढ़िए, बार बार देखिए और उसको रिवाइज़ करिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो कन्फ्यूज होने का कोई चांस ही ना हो। तो ऑल